जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 50 क्वेश्चन का, उसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज जो है आज हम लोग कवर करेंगे इसमें सोशल साइंस का पोर्शन। और मैं आपको बता दूं कि साइंस का जो क्लास है वो नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि एप्लीकेशन पे जो क्लास हो रहा था जिसमें बिट्टू झा सर साइंस का क्लास लेते थे, तो बिट्टू झा सर अभी अब्सेंट है। अब्सेंट मतलब वो घर गए हुए, कुछ घर में फंक्शन है जिसकी वजह से। तो इसलिए साइंस का क्लास नहीं होगा। और इम्पोर्टेंट सूचना ये है कि अभी बिट्टू झा सर का क्लास नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आज का क्लास यानी आज रात का क्लास और कल रात का क्लास, ये 2 क्लास नहीं होगा। यानी अब जो क्लास होगा वो मंडे से होगा। अगर मंडे को क्लास हो रहा है तो ट्यूसडे से आप लोग को फिर इस क्लास का वीडियो मिलेगा 50 क्वेश्चन वाला, क्योंकि क्लास होगा तभी ना। और हम लोग कंटिन्यू पीछे नहीं हैं। हम जैसे ही रात में क्लास होता है अगला दिन आप लोग को वीडियो मिल जाता है। हम लोग पीछे हैं नहीं कि आप लोग को कवर करवाएंगे। और रही बात आगे की कि क्लास आएगा कि नहीं आएगा, तो हम कोशिश करेंगे कि 5 सेट जो हम लोग कवर किए अभी तक, उस 5 सेट का रिवीजन कर ले। शॉर्ट रिवीजन करेंगे, उसमें हम इतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, आंसर बताते जाएंगे, शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा उसके लिए। और हाँ, इसका PDF चाहिए तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। पेड ग्रुप का चार्ज है मात्र 11 रुपये। 11 रुपये देके आप आसानी से पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उस पेड ग्रुप में आपको ये 50 क्वेश्चन वाला PDF मिलेगा, फिर 100 क्वेश्चन वाला PDF मिलेगा, और इस 50 क्वेश्चन का जो सर के द्वारा डिस्कशन करवाया जाता है, जिसका मैं हैंड रिटेन नोट्स बनाता हूँ, उसका PDF मिलेगा। ठीक है, ये 3 का PDF आपको इस 11 रुपये में 1 मंथ के लिए मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, 1 मंथ का मतलब ये नहीं है कि आप 11 जुलाई को ज्वाइन करिएगा तो अगला 11 अगस्त तक आपका चलेगा, ऐसा नहीं है। आप कभी भी ज्वाइन कीजिएगा, 30 तारीख को ये जो इसका वैलिडिटी है ख़त्म हो जाएगा। आप 1 तारीख को ज्वाइन कर लीजिए फिर भी 30 तारीख तक चलेगा। आप 29 तारीख को भी ज्वाइन कीजिएगा फिर भी आपका 30 तारीख तक ही चलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो ग्रुप में मैं देता हूँ उसे डिलीट मैं नहीं करता हूँ। तो आप अगर अपने हिसाब से सोच रहे होंगे कि हम इस दिन ज्वाइन करेंगे तो मुझे फ़ायदा हो जाएगा, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो आप ज्वाइन कीजिए 1 तारीख को या ज्वाइन कीजिए 29 तारीख को, बात वही पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लोथल नगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं ये बताना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लोथल जो है हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है। लोथल का खोज जो किए थे वो किए थे रंगनाथ राव। कौन किए थे? रंगनाथ राव। और मैं आपको बता दूं, जितना बात मैं बोलता हूँ, जितना बात मैं वीडियो में अभी बोलूँगा, उसका 80% आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। उसका 80% नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन 20% मैं एक्स्ट्रा बोलता हूँ। 20% इसलिए कि जो मेरे माइंड में एक्स्ट्रा आते जाता है वो मैं बोलते जाता हूँ, वो मैं आप लोग को बताते जाता हूँ। प्रत्येक चीज़ कॉपी में लिखा हुआ नहीं रहता है, कुछ चीज़ माइंड में भी आते रहता है, तो मैं बताते जाता हूँ। अब ऑप्शन पे चले जाते हैं। लोथल के बारे में कौन सा सही नहीं है, मतलब गलत है? लोथल यह जो है गुजरात में माही नदी के किनारे स्थित है, यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि लोथल जो है वो भोगवा नदी के तट पे है। कहाँ है? गुजरात में भोगवा नदी के तट पे है। दूसरा, यहाँ पर बंदरगाह भी था, ये सही है। इस नगर में एक भंडार गृह भी था, ये सही है। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ मनके बनाने का काम होता है, ये भी सही है। तो 2, 3, 4 इसका सही है। ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर मगध की राजधानी कभी नहीं रहा? जिसे आप बिहार के नाम से जानते हैं, वो प्राचीन काल में मगध था। और मगध की सर्वप्रथम राजधानी बनी थी राजगिरी, और कुछ दिन बाद उसकी राजधानी बनी थी पाटलिपुत्रा। लेकिन श्रावस्ती जो है मगध का राजधानी कभी नहीं बना। श्रावस्ती जो राजधानी है वो कौशल महाजनपद की राजधानी थी, श्रावस्ती जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2 जो है मगध की राजधानी, यानी राजगिरी और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। दीर्घ निकाय निम्नलिखित में से क्या है? सबसे पहले आंसर आप जान लीजिए, फिर आपको डिटेल में बताता हूँ। दीर्घ निकाय जो है वो बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, इतना समझिए। अब आगे समझिए। त्रिपिटक के बारे में आप लोग जानते होंगे, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। त्रिपिटक के अंतर्गत आता है 3 पिटक। कौन कौन सा? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। और सूत पिटक का 5 भाग है। सूत पिटक का 5 भाग है। वो 5 भाग है दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मंजिम निकाय, कुंतक निकाय और अंगुत्तर निकाय। दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मंजिम निकाय, कुतक निकाय और अंगुत्तर निकाय, ये 5 निकाय जो है वो सूत पिटक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत ही हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत दीर्घ निकाय आ गया। ठीक है, इसलिए दीर्घ निकाय को बौद्ध ग्रंथ के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता दिया हूँ कि अभी जितना मैं बोला हूँ, जैसे कि 3 पिटक होते हैं और सूत पिटक के 5 पिटक और 5 भाग हैं, तो वो सारा चीज़ आपको नोट में लिखा हुआ मिलेगा। कुछ भी ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ चीज़ मैंने 20% आपको बोला ना, जो मेरे माइंड में आता है अभी, मतलब वीडियो बनाने के वक्त, वो मैं नहीं लिखा रहता हूँ। बाकी जो सर के द्वारा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाए जाते हैं वो सारा कुछ नोट्स में लिखा रहता है। ठीक है,
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आश्रम व्यवस्था और उद्देश्य। ब्रह्मचर्य का उद्देश्य था सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना। गृहस्थ, विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना। वानप्रस्थ जो है वो हो जाएगा जंगल में रहकर साधना करना। और सन्यासी सब कुछ छोड़कर त्याग कर सन्यासी बन जाना। देखिए प्राचीन काल में जो है लोगों का मतलब औसतम आयु जो है 100 वर्ष रहता था, ठीक है। इसमें ब्रह्मचर्य हो गया आपका 25 से मतलब 0 से 25 वर्ष की आयु। 25 से 50 वर्ष तक हो जाएगा गृहस्थ। वानप्रस्थ हो जाएगा 50 से 75। और 75 से 100 वर्ष की आयु सन्यासी लोग धारण कर लेते थे, जिन्हें इच्छा होती थी ये सब करने की। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर बी। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीन बौद्ध यात्रियों का काल क्रमानुसार सही कीजिए, ठीक है। सबसे पहले देख लीजिए फाहियान आया था। फाहियान आया था कब? तो फाहियान आया था आपका 399 में आया था और 414 ईस्वी तक रहा था। 399 से 414 ईस्वी तक। आपको कुछ भी नोट नहीं करना है, बाकी जो भी है नोट वो आपको मेरे पेड ग्रुप में जो नोट दिया जाता है एनडीटी नोट्स, उसमें लिखा हुआ रहता है। अगर आपको अपना नोट्स बनाना है तो भी आप उस नोट्स का हेल्प से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ ही है। बस थोड़ा बहुत जो आपको अपने तरीके से बना लेना है उसे, क्योंकि मैं जो नोट्स बनाऊंगा वो मैं अपने तरीके से बनाऊंगा, लेकिन आप जो नोट्स बनाएंगे वो आप अपने तरीके से बनाएंगे। लेकिन आपको आसानी से मेरा नोट्स समझ आ जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं बहुत कम लिखता हूँ और सटीक लिखने का कोशिश करता हूँ। तो ये हो गया फाहियान आ गया था 399 और 414 ईस्वी तक भारत में रहा। उसके बाद हेनसोंग आया जो 629 में आया और 645 तक भारत में रहा। उसके बाद इसिंग आया 675 में आया और 685 तक भारत में आया। इस अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शेरशाह ने निम्नलिखित में से किन किन युद्धों में हुमायूं को पराजित किया? क्वेश्चन को ध्यान रखने वाली बात है कि हुमायूं पराजित हो रहा है, इसमें ध्यान रखना। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था, शेरशाह की जीत हुई थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ था और शेरशाह की जीत हुई थी। और देहरिया का युद्ध जो है ये भी शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, लेकिन इसमें शेरशाह की हार हुई थी यानी पराजित हुआ था और हुमायूं की जीत हुई थी। और देहरिया का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में। इसका आंसर जो हो जाएगा केवल 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि हुमायूं किस में पराजित हुआ था। किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी शाहजहानाबाद को बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जो है वो हम्पी में अवस्थित है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। अकबर के शासनकाल में 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में जब मुगल सेना ने गढ़ कटंगा पर हमला किया, तब उनका सामना किससे हुआ? तो उनका सामना जो है रानी दुर्गावती से हुआ। किससे हुआ? रानी दुर्गावती से हुआ। और यह जो है मुगल सेना अकबर से जो है कड़ी टक्कर दिए, लेकिन अंततः इनकी हार हो गई। आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? तो ये लिखा गया था नरसिंह मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? नरसिंह मेहता। प्लासी के युद्ध के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। प्लासी का युद्ध जो है हुआ था, ये हुआ था 23 जून 1757, ठीक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी था। अब आगे की बात करते हैं ऑप्शन के अनुसार। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था, बिल्कुल सही है। सिराजउद्दौला के सेनापति मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया था। ये बात जो है ना बिल्कुल सही है, और इसी कारण से जो है सिराजउद्दौला की हार हो गई। और जब सिराजउद्दौला हार कर अपनी राजधानी जाने लगा, उसी दौरान मीर जाफर का पुत्र था मरीन ने सिराजउद्दौला की मृत्यु करवा दी, यानी उसे मरवा दिया, ठीक है। तो ये भी सही होगा। इस युद्ध के बाद सिराजउद्दौला को मार दिया गया तथा मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। हाँ, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कित्तूर वर्तमान कर्नाटक में अंग्रेज विरोधी आंदोलन के नेतृत्व से संबंधित है? तो ये हो जाएगा रानी चेन्नम्मा और रायन्ना। ए और बी दोनों हो जाएगा। महालवारी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। तो यह व्यवस्था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने तैयार किया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस व्यवस्था जो तैयार किया था ये तैयार किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। किसके द्वारा? हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है इसमें राजस्व के लिए निर्धारित इकाई महाल थी। महाल मतलब हुआ गांव, और गांव का जो मुखिया होता था उसे महाल कहा जाता था, ठीक है। तो गाँव का समूह या गांव का मुखिया वही निर्धारित करता था, ठीक है। मुखिया निर्धारित करता था कि किस व्यक्ति से कितना कर लेना है, किससे कम लेना है, किससे अधिक लेना है। और जिसका अर्थ गांव एवं गाँव का समूह, महाल का अर्थ है गांव एवं गाँवों का समूह, सही है। इसमें निर्धारित राजस्व अस्थायी रूप से तय नहीं था, ये तय नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये जो है मुखिया पर डिपेंड करता था कि वो कितना लेगा। इसमें कंपनी द्वारा
कर एकत्र करने का दायित्व जमींदारों का था, बिल्कुल गलत है। इसमें किसको था? मुखिया को था। किसको था? मुखिया को था। तो इसमें पूछ ही रहा है सही नहीं है मतलब गलत है, तो 1 और 4 दोनों गलत है। 1857 के विद्रोह में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक लोगों ने नेतृत्व संभाला। क्षेत्र और नेतृत्व के संबंधित युगों पर विचार करें। ब्रिटिश कद्र लखनऊ सही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी ये भी सही है। रानी अवंतीबाई लोधी कानपुर ये गलत है, क्योंकि रानी अवंतीबाई लोधी जो है वो भी झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से ही प्रथम वीरांगना थी जो शहीद हो गई थी, जिनकी मृत्यु हो गया था। अगर पूछा जाए कभी तो यही थी रानी अवंतीबाई लोधी, प्रथम वीरांगना हुई जो युद्धरत रहते हुए जिनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो और कानपुर से कौन किए थे? नाना साहेब। कौन किए थे? नाना साहेब। कुंवर सिंह आपको पता होगा, ये भी गलत है। जगदीशपुर बिहार से 2 गलत हो गया। और मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से, ये भी सही है। तो 1, 2 और 5 जो इसमें सही है। अंग्रेज द्वारा कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाने का निर्णय निम्न में से कब लिया गया? तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। रानी विक्टोरिया को भारत की, सबसे पहले ये जान लीजिए कि दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1 अप्रैल 1912। ये बात क्लियर रहेगा, फिर आप आगे समझिएगा। 1 अप्रैल 1912। अब आगे बात करते हैं। रानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित करने का समारोह ये हुआ था कब? 1977 में। कब? 1977 में। दूसरा देख लीजिए, जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाने का समारोह 1911 में हुआ था। आगे देख लीजिए, अंग्रेज बंगाल के विभाजन की घोषणा के साथ में 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। तो अब आप इसका आंसर का अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जब जॉर्ज पंचम इंग्लैंड से भारत आया था, जब दिल्ली दरबार, तीसरी बार दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उसी समय घोषणा किया गया था कि कलकत्ता की बजाय दिल्ली को राजधानी बनाया जाए। नेक्स्ट है, एक अक्षय यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक ही खाना भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? यह कथन हो जाएगा थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। किसका है? थॉमस बेबिंगटन मैकाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने अपने शासनकाल में भारतीय समाज में विधवाओं और बच्चों के जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून प्रयास किए। निम्नलिखित में से ऐसे प्रयास का सही कालक्रम कौन सा है? तो देखिए, सती प्रथा पर रोक लगाया था 1829 में। विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में कानून आया था 1856 में। और बाल विवाह निषेध अधिनियम आया था 1872 में। तो इस अनुसार आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ब्रह्मा समाज का उपनिषद में विश्वास था, सही है। यंग बंगाल महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग, ये सही है। ब्रह्मा समाज 1828, यंग बंगाल 1826। रामकृष्ण मिशन समाज एवं निस्वार्थ समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर, ये भी सही। 1, 2, 3 तीनों सही है। टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है किया था जनरल सर डेविड बियर्ड ने। और ये अंतिम युद्ध यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। खान अब्दुल गफ्फार खान के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हें बादशाह खान के नाम से जाना जाता था, सही है। इन्हें खुदाई खिदमतकार संगठन की स्थापना की, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। और खुदाई खिदमतगार संगठन में जो भी व्यक्ति थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसलिए लाल कुर्ती संगठन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना का संबंध राजमार्गों के विकास से है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के संबंध निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर दीजिए। यह दिल्ली मुंबई कोलकाता को जोड़ता है, ये तो सही है। दिल्ली मुंबई कोलकाता और चेन्नई को जोड़ता है। यहाँ पे चेन्नई नहीं दिया हुआ, जिसकी वजह से ये गलत हो गया। इसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है, ये तो सही है। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी जोड़ता है, ये भी सही है। पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को द्वारका से जोड़ता है, बिल्कुल गलत है। सिलचर को पोरबंदर यानी गांधीनगर से जोड़ता है, ठीक है। पोरबंदर यानी गांधीनगर से जोड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या पूछ रहा है इसमें? सही। 2 और 3 इसमें सही है। नेक्स्ट, उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय जो है इलाहाबाद है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं। मई 2017 में उद्घाटन किए गए ढोला सदिया पुल का लंबाई लगभग कितना है? ढोला सदिया पुल सबसे प्रथम जान लीजिए कि असम राज्य में है। असम राज्य में है। और ये कौन सी नदी पे? ये है लोहित नदी पे। किस नदी पे? लोहित नदी पे। और इसकी लंबाई जो है 9.15 किलोमीटर। कितना है? 9.15 किलोमीटर। और इसका नया नाम कर दिया गया है भूपेन हजारिका पुल। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार लिंग अनुपात के संबंध में भारत के राज्यों का अवरोही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन के अनुसार अगर हम चलते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है वो है 963, पश्चिम बंगाल का है 947, मध्य प्रदेश का है 930 और जम्मू कश्मीर का है 883। उत्तराखंड का कितना है? 963, पश्चिम बंगाल का 947,
मध्य प्रदेश का 930 और जम्मू कश्मीर का 883। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह प्रथा को आचरित करती है? तो जौनसारी जनजाति। कौन सा है? जौनसारी जनजाति। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो वो था कोरोमंडल तट, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। कोरोमंडल तट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हिमालय की मुख्य चोटियां नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, कर देते हैं। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8126 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई है 8172 मीटर और नंदा देवी की ऊंचाई है 7817 मीटर। इस अनुसार इसका आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 1423, 1423, ऑप्शन नंबर ए। पूर्वी घाटी का विस्तार, पूर्वी घाटी का जो विस्तार है वह है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी तट की बात की गई। चिल्का झील उड़ीसा में होगा, ये हो गया पूर्वी तट। अष्टमुडी झील जो है ये हो जाएगा आपका पश्चिमी तट पर, क्योंकि ये केरल में है। और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के तट पे है, ये भी हो गया पूर्वी तट। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में, ये भी हो गया पूर्वी तट। इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी तट पे सिर्फ एक झील है, अष्टमुडी झील। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी विक्षोभ कैस्पियन सागर से उत्पन्न होती है, गलत है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह से होता है, ये सही है। केवल दो जो है वो सही है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस एक में वन क्षेत्र उच्चतम अनुपात में? अनुपात का मतलब उच्चतम प्रतिशत बोलिए या अनुपात बोलिए। इस अनुसार आंसर हो जाएगा मिजोरम, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार पूछता तो आंसर मध्य प्रदेश हो जाता। भारत में विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? मुचकुंद परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का संयुक्त उपक्रम है, सही है। परिम्बकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मयूराक्षी परियोजना ओडिशा और पश्चिम बंगाल का संयुक्त उपक्रम है, ये गलत है, क्योंकि मयूराक्षी परियोजना जो है पश्चिम बंगाल और झारखंड का संयुक्त उपक्रम है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान का संयुक्त उपक्रम है, ये सही है। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना तमिलनाडु सरकार का एक प्रोजेक्ट है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये तेलंगाना सरकार का एक प्रोजेक्ट है और यह प्रोजेक्ट कावेरी नदी पर नहीं होकर यह प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी नदी पर है। तो इसका आंसर ना तो एक ना तो दो हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। यह धान की खेती के लिए एकीकृत मत्स्य पालन विधि है, गलत है। नेक्स्ट है, यह बिना मिट्टी के पौधे उगाने की एक विधि है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सेकेंड आगे, राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया गया था। राज्यों का 1900 कथन 1 और कथन 2 को मिलान करें। ठीक है, राज्यों का 1956 में पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर आधार पर की गई। हाँ, फजल अली आयोग की सिफारिश पर की गई, सही है। 1953 में पहले भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश के सृजन के साथ ही भाषा का आधार पर राज्यों का गठन देशव्यापी मांग जोर पकड़ने लगा। हाँ, ये भी सही है, दोनों कथन सही है और व्याख्या भी करता है। निम्न में से किस राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था? 24वें राष्ट्रमंडलीय सम्मेलन का आयोजन भारत में हुआ था। किस वर्ष भारत ने अपनी परमाणु नीति सिद्धांत अपनाई? तो 2003 में भारत ने अपनी परमाणु नीति सिद्धांत अपनाई। नेक्स्ट है, वर्ष 2000 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे चलैया। कौन थे? M.N. वेंकट चलैया। कौन थे? M.N. वेंकट चलैया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? तो अनुच्छेद 141 उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये गलत है, क्योंकि ये अनुच्छेद 143 में वर्णित है। अनुच्छेद 136 अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, ये सही है। कुछ रीट निकालने, अनुच्छेद 226 कुछ रीट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति, ये भी सही है। तो इसमें आंसर जो है बी और सी दोनों होगा। क्या होगा? बी और सी दोनों होगा। अनुच्छेद 131 उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार, ये गलत है, तो बी और सी इसका आंसर होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के काम पाने का अधिकार सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 41। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान में किस सूची में शामिल किया गया है? तो जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को संविधान के राज्य सूची में शामिल किया गया है।
वरीय अनुक्रम में निम्न पदाधिकारी का उचित क्रम क्या होगा? सबसे पहले प्रधानमंत्री को भूतपूर्व प्रधानमंत्री को भूतपूर्व राष्ट्रपति कर दीजिए, उसके बाद इसका वरीयता क्रम लगाइए। तो इसमें हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएंगे राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्यों में 1 नंबर पे, उसके बाद हो जाएंगे भूतपूर्व राष्ट्रपति 2 नंबर पे, उसके बाद आ जाएंगे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 3 नंबर पे और महालेखा परीक्षक हो जाएगा 4 नंबर पे। तो इसका आंसर हो गया कौन सा? 3, 4, 1, 2, ऑप्शन नंबर बी। राज्य उच्च न्यायालय की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में, यहाँ पे छूट गया है मुख्य न्यायाधीश, राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? तो राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं राज्य उच्च न्यायालय में विद्यमान सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। संविधान के अंतर्गत व्याख्याओं में फेडरल न्यायालय का संबंध में से किससे है? तो फेडरल न्यायालय का संबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से है। नेक्स्ट मिलान करना है। 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया गया था? प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और उसके बाद चले आइए 21वां संविधान संशोधन में किया गया था 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अब चले आइए आप 52वां संविधान संशोधन दल बदल की निर्भरताएं हैं, अनुसूची 10। और नेक्स्ट हो गया 62वां संविधान संशोधन लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। 62वां संविधान संशोधन। इस अनुसार इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। नेक्स्ट, असम सीमा परिवर्तन अधिनियम 1951 में असम राज्य की सीमा फेरबदल करके राज्य के क्षेत्र की एक पट्टी को निम्नलिखित में से किस देश को सौंपा गया है? तो अगर आप ध्यान से देखते हैं मैप को तो आपको पता चलेगा कि असम जो है सिर्फ 2 देश से टच करता है। 2 देश में से एक देश है भूटान, एक देश है बांग्लादेश। और इस ऑप्शन के अनुसार भूटान सिर्फ ऑप्शन में है, बांग्लादेश ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आंसर भूटान हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्न उपराष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। बीबी गिरी 1 नंबर पे सही। अच्छा, कालक्रम अनुसार सजाना है, तो बीबी गिरी का जो है सही है, बीबी गिरी पहले हो जाएंगे, उसके बाद JS पाठक हो जाएंगे 1 नंबर पे, ये हो गए 2 नंबर पे, और उसके बाद फिर हो जाएंगे कौन? BD जत्ती, फिर हिदायतुल्ला। इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल था? सबसे लंबा कार्यकाल था मोरारजी देसाई का निम्नलिखित में से, ठीक है। 1977 से 1979 तक, लगभग 2 साल से कुछ ज़्यादा दिन तक रहे थे मोरारजी देसाई, और ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया और सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो जो है वो कंटिन्यू आती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।